गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 72 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस के लिए चल रही है और इसमें हम इंडियन पॉलिटी में पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक हो चुका था। तो 60 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए थे इसमें। अब अगला जो इसमें प्रश्न बनेगा वो है ये क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा एक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित नहीं किया जाता? भारत की संचित निधि, राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते और उससे संबंधित अन्य खर्चे, ऐसे ऋणभार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दे वेतन, भत्ते और पेंशन, वह राशि जो प्राकृतिक आपदाओं में हुए खर्चों को चुकाने के लिए आवश्यक हो। भारत की संचित निधि पर भारित है इनमें से ए, बी, सी, डी नहीं है और यही अपना आंसर है, तो डी होगा इसका आंसर। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(3) में भारत की संचित निधि पर भारित खर्च के संबंध में उपबंध है जो निम्नलिखित है। ये सारे के सारे राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य खर्चे, ऐसे ऋणभार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिसके अंतर्गत ब्याज, वमा निक्षेप निधि भार, मोचन भार, उधार लेने और ऋण सेवा एवं ऋण मोचन से संबंधित अन्य खर्चे। किसी न्यायालय या माध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन भी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन भी, और उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की जो पेंशन जाती है वो भारत की संचित निधि से जाती है। इसके जो वेतन भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि से जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन, भत्ते, पेंशन तीनों के तीनों भारत की संचित निधि से जाती है, इसको याद रखिएगा। फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को दिए जाने वाली पेंशन भी भारत की संचित निधि से जाती है। कोई अन्य खर्च जो इस संविधान द्वारा, संसद द्वारा इस प्रकार भारत घोषित किया जाता है वो भी भारत की संचित निधि से जाएगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते भी भारत की संचित निधि पर ही भारित होते हैं। एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है याद रखने की, कोई व्यक्ति जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसको उपराष्ट्रपति होने के लिए वेतन भत्ते नहीं मिलते, उसको राज्यसभा का सभापति होने के लिए वेतन भत्ते मिलते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। राज्यसभा का सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उसको वेतन भत्ते जो मिलते हैं, परिलब्धियां जो मिलती हैं, वो राज्यसभा का सभापति होने की मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति होने की। क्वेश्चन नंबर 62 पर आ जाइए। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 223 में, 144 में, 249 में, 323 में। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, सीधा सीधा पूछा जाता है पीसीएस के एग्जाम में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 249, अनुच्छेद 249। देखिए, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाना मतलब कानून संबंधी उपबंध संविधान के अनुच्छेद 249 में किया गया है। राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित करती है कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है या समीचीन है। तो संसद राज्य सूची में वर्णित विषय पर विधि यानी कानून बना सकती है, और संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। यह विधि या कानून 1 वर्ष के लिए होती है, किंतु संसद जो है संकल्प पारित करके एक एक वर्ष के लिए इसको बढ़ा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबरिंग में काउंट होगा तो 63 होगा। अंतर्राष्ट्रीय करारों या समझौतों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाने के संबंध में उपबंध जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 353, 253, 153, 220। अंतर्राष्ट्रीय करारों या समझौतों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है, किसी राज्य के विधानमंडल के पास नहीं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, अनुच्छेद 253 में इसका उल्लेख है। तो अंतर्राष्ट्रीय करारों या समझौतों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाने के संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 253 में किया गया है। संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय के लिए किए गए किसी निर्णय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र
या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है। अच्छा, यूपीएससी सिविल सेवा में प्रश्न कहाँ बनेगा? इस एक्सप्लेनेशन से बनेगा। लेकिन स्टेट पीसीएस या दूसरे एग्जाम में क्या करते हैं? सीधे आर्टिकल उठाकर ही प्रश्न पूछते हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। कटौती प्रस्ताव, गिलोटिन, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये होते क्या है? पिछले टेस्ट वीडियोस में सब क्लियर कर दिया आपने। उपर्युक्त प्रक्रियाओं में कौन सी भारत के संघीय बजट से संबंधित है? बताइए। बजट आना ही वाला है भारत का 1 फरवरी को। तो भारत के संघीय बजट से संबंधित है इनमें से कौन कौन सी प्रक्रिया? कटौती प्रस्ताव तो हो गई बजट से, तो ए तो होना ही चाहिए। गिलोटिन भी संघीय बजट से ही संबंधित है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है, स्थगन प्रस्ताव नहीं है, तो केवल 1 और 2, इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, उपरोक्त में से केवल 1 और 2 ये जो हैं इनका संबंध भारत के संघीय बजट से है। कटौती प्रस्ताव, अनुदानों की मांगों पर बहस करने के समय लोकसभा में सदस्यों द्वारा लाया जाता है कटौती प्रस्ताव। गिलोटिन, अनुदान की मांग पर मतदान के लिए कुल 26 दिन निर्धारित किए गए हैं और अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष शेष सभी मांगों को मतदान के लिए पेश करता है, चाहे सदस्य द्वारा उस पर चर्चा हुई हो या ना हुई हो। इसे ही बोलते हैं गिलोटिन। क्वेश्चन नंबर 65 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संचित निधि का भाग है? राजस्व, बचत, न्यायिक जमा, बैंक जमा। भारत की संचित निधि का भाग है इसमें राजस्व। तो ए, बी और सी गलत है। भारत की लोक लेखा निधि, इसके अंतर्गत भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा आदि को शामिल किया जाता है। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इन दो कथनों में? अनुदान की मांग में कटौती प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। कटौती प्रस्ताव 2 प्रकार के होते हैं। अनुदान की मांग में कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है, न कि राज्यसभा में। और कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। दोनों के दोनों गलत है, डी है इसका आंसर। देखिए, अनुदान की मांगों में कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। नीति कटौती प्रस्ताव यानी पॉलिसी कट मोशन, आर्थिक कटौती या मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव यानी इकोनॉमी कट मोशन, और तीसरा होता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव यानी टोकन कट मोशन। पहला, नीति कटौती। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि में 1 रुपये की कटौती कर दी जाए और सदस्य कोई वैकल्पिक नीति भी पेश कर सकते हैं। इकोनॉमिक कट मोशन या आर्थिक कटौती, इसमें किसी निश्चित राशि का उल्लेख नहीं होता। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम कर दिया जाए। और तीसरा, सांकेतिक कटौती। इसमें कहा जाता है कि मांग में 100 रुपये की कटौती की जाए। कटौती प्रस्ताव में भारत की संचित निधि पर भारित खर्च से संबंधित कोई विषय नहीं होना चाहिए और इसमें किसी न्यायालयीन न्यायालय न्यायालयीन प्रकरण का उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संविधान जो है संसद को भारत की आकस्मिक निधि के गठन की अनुमति देता है। इसकी शुरुआत भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 से हुई। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति की ओर से आरबीआई गवर्नर द्वारा रखा जाता है। कौन कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला गलत है। जहाँ जहाँ 3 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति की ओर से आरबीआई के गवर्नर के द्वारा नहीं, बल्कि वित्त सचिव के द्वारा रखा जाता है। तो यहाँ तक सही है, बस इसकी वजह से ये पूरा कटेगा। तो भारत की आकस्मिक निधि, संविधान जो है संसद को भारत की आकस्मिक निधि के गठन की अनुमति देता है। इसकी शुरुआत भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 से हुई। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव के द्वारा रखा जाता है और यह निधि जो है वो राष्ट्रपति के अधिकार में होती है। वह किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए अग्रिम दे सकता है, जिसे बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 68 पर आ जाइए। दो कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? संसद के प्राधिकार के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। लोक लेखा निधि से किए जाने वाले सभी वितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकार की आवश्यकता होती है। लोक लेखा निधि से भी धन निकालने के लिए भारत की संसद की आवश्यकता होती है, संसद के प्राधिकार की आवश्यकता होती है। नहीं होती, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही सही है। तो उपरोक्त में से कथन दो जो है वो गलत है। संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में 3 प्रकार की निधियों की चर्चा की गई है। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266, भारत की लोक लेखा निधि भी अनुच्छेद 266, भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267। भारत की लोक लेखा निधि को कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अर्थात इस खाते से भुगतान संसदीय प्राधिकार के बिना भी कर सकते हैं। दूसरा वाला स्टेटमेंट जो कि गलत था, जो कि कह रहा था कि नहीं कर सकते। देखिए, भारत की संचित निधि से कोई धन संसद के प्राधिकार के बिना नहीं निकाला जा सकता, लेकिन लोक लेखा निधि से निकाला जा सकता है। इसलिए इसके लिए संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। ठीक है। और भारत की लोक लेखा निधि की भांति भारत की आकस्मिक निधि को भी कार्यकारी प्रक्रिया से संचालित किया जाता है, अर्थात इस निधि से भुगतान भी संसद के प्राधिकार के बिना कर सकते हैं। इस निधि से भुगतान संसद के प्राधिकार के बिना कर सकते हैं, लोक लेखा निधि से। और भारत की आकस्मिक निधि की शुरुआत हुई थी 1960 में। यह राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? भारत की लोक लेखा निधि की भांति जो भारत की आकस्मिक निधि है, यानी आकस्मिक निधि से धन निकालना हो या लोक लेखा निधि से धन निकालना हो, संसद के प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, संविधान के किस अनुच्छेद में विनियोग विधेयक के संबंध में उपबंध है? अनुच्छेद 110, 114, 112, 117। 110 में तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 112 में वार्षिक वित्त विवरण का उल्लेख है, तो 114 होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर भी 114 अनुच्छेद। तो संविधान के अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के संबंध में प्रावधान है, बिना विनियोग विधेयक पारित किए भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। संसद द्वारा वित्त विधेयक या धन विधेयक को पारित करने के पश्चात ही भारत सरकार के उस वर्ग के लिए वित्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? लेखानुदान को अग्रिम अनुदान भी कहते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। इसका उपबंध संविधान के अनुच्छेद 116 में किया गया है। संसद जो है भारत के लिए अग्रिम अनुदान का प्रावधान कर सकती है। उपरोक्त सभी के सभी कथन सत्य हैं, यानी इनमें से कोई गलत नहीं है। बिल्कुल, ये ऊपर के तीनों करेक्ट हैं, इसलिए आंसर जो दिया जाएगा वो डी दिया जाएगा। कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो डी। देखिए, लेखानुदान को अग्रिम अनुदान भी कहते हैं। इसका उपबंध संविधान के अनुच्छेद 116 में किया गया है। संसद जो है, पार्लियामेंट हमारी भारत सरकार के लिए अग्रिम अनुदान का प्रावधान करती है। और इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अनुदान का उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत की आकस्मिक निधि की शुरुआत कब हुई और ये किसके नियंत्रण में रहती है? ऊपर किसी एक्सप्लेनेशन में था। तो देखिए, भारत की आकस्मिक निधि की शुरुआत हुई थी 1960 में, और ये किसके नियंत्रण में रहती है? राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है। तो बी है इसका आंसर। देखिए, भारत की आकस्मिक निधि की शुरुआत हुई 1960 में, और ये राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। 72वां प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, धन विधेयक यानी मनी बिल को पारित करने की स्थिति में, वित्त विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल को पारित करने की स्थिति में, साधारण विधेयक को पारित करने की स्थिति में। इसमें जो पिछली टेस्ट वीडियोस आपने देखी होंगी तो करेक्ट कर ले जाओगे इस प्रश्न को, और इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के संबंध में नहीं बुलाई जा सकती राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक। अच्छा, इस बैठक को बुलाते कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और जब बैठक आ जाती है तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, इसको याद रखिएगा। वित्त विधेयक के संबंध में बुलाई जा सकती है, साधारण विधेयक के संबंध में बुलाई जा सकती है। पूछ क्या रहा है प्रश्न में? नहीं बुलाई जा सकती पूछ रहा है, बुलाई जा सकती है पूछ रहा है। नहीं बुलाई जा सकती पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन अभी जो आंसर होगा वो तीसरा चौथा होगा, यानी केवल 3 और 4।
तो देखिए, राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति निम्न स्थितियों में संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन कौन सा? साधारण विधेयक में और वित्त विधेयक में, यानी फाइनेंशियल बिल में। क्वेश्चन नंबर 73 पर आ जाइए। वित्त विधेयक के विषय में प्रक्रिया का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? वित्त विधेयक लाना हो, पास करना हो, तो क्या अनुक्रम होगा संसद में? सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होगा, ठीक है। उसमें जो मांगे होंगी, अनुदान की मांग, उसके ऊपर मतदान होगा। कुछ कटौती वटौती करनी है तो कटौती प्रस्ताव आएगा। उसके बाद विनियोग विधेयक और सबसे एंड में वित्त विधेयक। ये आ गया तो ये तो आ गया, तो सीधा ही क्रम है फिर तो। ये 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए। तो सही अनुक्रम होगा बजट का प्रस्तुतिकरण सबसे पहले, उसके बाद अनुदान की मांग पर मतदान, कटौती प्रस्ताव, विनियोग विधेयक, अंत में वित्त विधेयक। क्वेश्चन नंबर 74 है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो इस दशा में क्या होगा? बजट में संशोधन करके दोबारा पेश किया जाता है। सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है। संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। देखिए, यदि संघीय बजट लोकसभा में पारित नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि सरकार गिर गई। सरकार गिर गई यानी प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश करेगा। डी है इसका आंसर। तो वार्षिक संघीय बजट का लोकसभा द्वारा पारित नहीं होने का अर्थ है कि लोकसभा में सरकार ने बहुमत खो दिया है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत कर देगा। क्वेश्चन नंबर 15 यानी 75वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? केवल एक ही सही है इसमें। भारत की संचित निधि पर भारित खर्च लोकसभा में मतदान। भारत की संचित निधि पर भारित खर्च पर लोकसभा में मतदान होता है किंतु राज्यसभा में नहीं होता। संसद को भारत की संचित निधि पर भारित खर्च को बढ़ाने की शक्ति है। संसद के पास राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कर आरोपित करने की शक्ति है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति नहीं है। देखिए, भारत की संचित निधि पर भारित जो खर्च होते हैं उनको संसद में मतदान के लिए रखा ही नहीं जाता, ठीक है। तो जब रखा ही नहीं जाता तो लोकसभा के पास कहाँ से मतदान करने की शक्ति हो गई, राज्यसभा के पास कहाँ से नहीं हुई। संसद को राज्यसभा भारत की संचित निधि पर भारित कहाँ से बढ़ाएगा जब रखा ही नहीं जाता। तो पहला और दूसरा तो वैसे गलत हो गई है। संसद के पास राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर को आरोपित करने की शक्ति नहीं है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति नहीं है। तो यहाँ नहीं है लिखा है इसलिए ये करेक्ट हो गया। यहाँ नहीं था ही नहीं तो गलत हो गया। तो ऊपर के तीनों हो गए गलत और डी हो गया करेक्ट और वही आंसर हो गया। देखिए, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय या खर्च को संसद में मतदान के लिए रखा ही नहीं जाता, केवल संसद में इस पर चर्चा होती है। इसलिए संसद को भारित व्ययों पर यानी चार्ज एक्सपेंडिचर्स में कोई परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है। संसद राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित नहीं कर सकता और ना ही किसी कर में वृद्धि कर सकता है, ठीक है। संसद यानी हमारी पार्लियामेंट राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना ना कोई कर आरोपित कर सकती है और ना ही उसमें वृद्धि कर सकती है। तो डी करेक्ट है केवल। नंबर 76, अनुदान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान होता है। राज्यसभा में अनुदान की मांग पर ना चर्चा होती है ना मतदान होता है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। कौन सा सही है? बिल्कुल, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। लोकसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान होता है। चर्चा भी होती है, मतदान होता है। राज्यसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा होती है। चर्चा तो हो सकती है ना, लेकिन मतदान नहीं होता। तो सही जहां जहां दूसरा वो तो सही होगा नहीं। ये चर्चा तो हो ही सकती है ना, चर्चा तो हो ही सकती है। सी सही है इसका, 1 और 3 केवल। मतदान नहीं होता। तो उपरोक्त में से कथन दो जो है वो गलत है। अनुच्छेद 113 में अनुदान की मांग के संबंध में चर्चा की गई है। अनुदान की मांग पर राज्यसभा में चर्चा की जा सकती है किंतु अनुदान की मांग पर मतदान करने की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। तो चर्चा तो हो ही रही है, इसलिए गलत है 2।
लोकसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा होती है और उस पर मतदान भी होता है। लोकसभा को यह शक्ति है कि किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे। अनुच्छेद 113(3) में उपबंध है कि किसी अनुदान की मांग पर राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो डी करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77, आर्थिक सर्वेक्षण, ये हो गया इकोनॉमिक सर्वे, संसद में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। विनियोग विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पहले। ठीक है, आने वाले बजट के प्रस्तुतिकरण से पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे। तो आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रतिवर्ष आगामी बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। वार्षिक वित्त विवरण यानी बजट को भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। राजस्व विभाग संघीय बजट की तैयारी और उसे सदन में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, उसे का मतलब यहाँ क्या है, बजट से। देखिए, राजस्व विभाग नहीं बल्कि आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय का। राजस्व विभाग भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है, आर्थिक कार्य विभाग भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। तो राजस्व विभाग नहीं बल्कि आर्थिक कार्य विभाग संघीय बजट की तैयारी और उसे सदन में पेश करने के लिए उत्तरदायी है, न कि राजस्व विभाग। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। वार्षिक वित्त विवरण यानी बजट को भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों में रखवाता है, ये सही है। तो करेक्ट हो गया यहाँ पर केवल पहला, दूसरा वाला हो गया गलत। देखिए, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किंतु संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग उत्तरदायी है, न कि राजस्व विभाग। आर्थिक कार्य विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। संविधान के अनुच्छेद 112 में उपबंध है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्त विवरण कहा गया है, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 यानी क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है। एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। देखिए, भारत के संविधान में बजट शब्द का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है। अनुच्छेद 112 में आर्थिक वित्त विवरण की बात की गई है, वार्षिक वित्त विवरण की बात की गई है, उसको ही बजट बोल देते हैं। तो पहला वाला तो गलत हो गया, ये दूसरा वाला सही है। एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था पहली बार, बी। तो उपरोक्त में से कथन एक गलत है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्त विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि बजट का। वार्षिक वित्त विवरण को ही साधारण बोलचाल भाषा में बजट कहते हैं। वर्ष 2021 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया और अगस्त 2016 में पुनः रेल बजट को आम बजट में शामिल करने का निर्णय किया गया। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसकी अनुशंसाओं पर वर्ष 2017 में इसे आम बजट में समाहित किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, नंबर ऑफ काउंटिंग में करें तो 80वां प्रश्न है। इस पार्लियामेंट संसद के टॉपिक से अभी कम से कम 40 प्रश्न और बनाने होंगे, इससे कम से कम तब कंप्लीट होगा, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी तो इसी में है। देखिए, संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो संसद की इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। ठीक है, देखिए, वित्त विधेयक के मामले में और साधारण विधेयक के मामले में जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं बुलाई जा सकती। ये जो बैठक होती है वो बुलाते हैं राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। यदि लोकसभा का अध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है, वही पूछ रहा है प्रश्न, ना लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित है, ठीक है,
अगर अध्यक्ष नहीं होता तो उपाध्यक्ष करता, उपाध्यक्ष भी नहीं है तो अब जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? क्या भारत के राष्ट्रपति करेंगे, जो बुलाए हैं वही करेंगे, या संयुक्त बैठक में उपस्थित कोई वरिष्ठतम सदस्य करेगा, या राज्यसभा का उपसभापति करेगा, या राज्यसभा का सभापति करेगा? राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, ये तो करेंगे नहीं, ना राष्ट्रपति करते हैं ना उपराष्ट्रपति करते हैं, तो कौन करेगा? राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा ये बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। बी है इसका आंसर। कई प्रश्न है, इससे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये है, कौन सा आर्टिकल है, वो बहुत पूछा गया प्रश्न। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत यदि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो वो गतिरोध किस में उत्पन्न होगा? साधारण विधेयक में होगा, वित्त विधेयक में होगा, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक में नहीं होगा। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। यदि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के उपसभापति द्वारा, ठीक है, और उपसभापति भी नहीं है, उपसभापति की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक के उपस्थित सदस्य जो होंगे वो इस बात का निर्णय करेंगे कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। क्लियर हो गया होगा अब तो, ठीक है। राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता ना, ठीक है, क्योंकि उसका तो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। वो चुनाव कैसे होता है, रिमूवल प्रोसेस क्या है, वो अगले टेस्ट वीडियो में आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है, इनकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो जो होगी PDF फॉर्मेट में, ठीक है, वो पेड है, वन टाइम पेमेंट के साथ। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हो। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, न केवल किसी भी स्टेट के या केवल यूपी PCS बल्कि किसी भी स्टेट के PCS और UPSC सिविल सेवा तक के लिए प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है।